1815 में माउंट टैम्बोरा के विस्फोट ने दुनिया के कई हिस्सों को अंधेरे में डुबो दिया और शुरू हुआ एक अवसाद भरा युग, एक वर्ष बिना वसंत। इसलिए जब मैरी और पर्सी शेले लेक जिनेवा पर लॉर्ड बायरन के घर पहुंचे तो उनकी छुट्टियां अधिकतर घर में ही बीती। मनोरंजन के लिए बायरन ने अपने साहित्यिक साथियों को एक चुनौती दी। सबसे डरावनी राक्षस की कहानी कौन लिख सकता है? 18 वर्षीय मैरी के मन में कुछ कौंध गया। अगले कुछ महीनों में उसने फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी गढ़ डाली। लोकमानस में वो अब तक एक हरे रंग का कराहता हुआ जीव था, लेकिन मैरी शैली का भयानक जीव अलग ही था। बल्कि पुस्तक में फ्रैंकेनस्टाइन उस राक्षस के सर्जक का नाम था, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। जीव और जीवनदाता आपस में इस कदर गुथे हुए हैं कि दोनों हमारी सामूहिक कल्पना में एकाकार हो गए हैं। मूल कथा को पढ़ने या दोबारा पढ़ने से पहले कुछ जरूरी जानकारी जो फ्रैंकेनस्टाइन को समझने में मदद करेगी कि कैसे ये पात्र इतना बहुआयामी बना। ये कहानी डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन के जीवन दान और उस जीव के निर्वाह की विफल गाथा है। मृत पदार्थ टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर वो एक शरीर बनाता है। बिजली के झटके से उसमें प्राण फूंकता है, परंतु सामने परिणाम देखकर भयभीत होकर भाग निकलता है। वो परित्यक्त जीव देश काल में कहीं भी स्थान नहीं पाता और शुरू होता है एक खौफनाक रोंगटे खड़े करने वाला पीछा। इस राक्षस कथा का उप शीर्षक है आधुनिक प्रमीदियस, जिसका संदर्भ ग्रीक मिथक टाइटन प्रमीदियस से है, जिसने देवताओं से अग्नि चुराकर मानवता को दी थी। इससे मानवता को ज्ञान और शक्ति अवश्य मिले, लेकिन यथास्थिति से छेड़छाड़ करने के अपराध में प्रमीदियस को एक चट्टान से बांधकर गिद्धों के लिए छोड़ दिया गया। 18वीं शताब्दी के रोमांटिक युगीन साहित्य ने प्रमीदियस का पुनरुत्थान देखा। एक प्रमुख रोमांटिक होने के नाते प्रकृति, भावना और कला की शुद्धता में मैरी का गहरा रुझान रहा। फ्रैंकेनस्टाइन के प्रकाशन के 2 साल बाद पर्सी ने अपने पद्य नाटक प्रमीदियस अनबाउंड में प्रमीदियस की दुर्दशा की पुनर्कल्पना की। इन मिथकों को अपनाकर ये साहित्यकार आधुनिक की तुलना में प्राचीन की शुद्धता को इंगित करते हैं। वे विज्ञान को संदिग्ध नजर से देखते थे और फ्रैंकेनस्टाइन एआई के बारे में चेतावनी देने वाली पहली कहानियों में से होगी। शैली के लिए भयानक कोई परलौकिक वस्तु नहीं, प्रयोगशाला में बनाई चीज थी। इसके अलावा कहानी में गॉथिक उपकरणों की भरमार है। गॉथिक शैली की विशेषता है बेचैनी, भयानक माहौल, विचित्रता और विस्मृति का भय। ये सभी तत्व फ्रैंकेनस्टाइन में मौजूद हैं, लेकिन इस भय की जड़ व्यक्तिगत आघात में भी थी। वो पुस्तक शैली के अपने परिस्थितियों के संदर्भों से भरी हुई है। 1797 में जन्मी मैरी शैली विलियम गॉडविन और मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट की संतान थीं। दोनों ही क्रांतिकारी बौद्धिक थे। उनकी मां की लिखी अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन एक प्रमुख नारीवादी पुस्तक है। मैरी को जन्म देते वक्त ही उनकी मां चल बसी। मां के निधन का सदमा उन्हें आजीवन रहा। आगे स्वयं मैरी ने भी प्रसव जन्य समस्याओं को झेला। 16 साल की उम्र में पर्सी के साथ भाग जाने के बाद वो गर्भवती हो गईं, पर जन्म के कुछ ही समय बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। 4 और गर्भधारण हुए, पर केवल एक बच्चा जीवित रहा। कुछ आलोचकों ने फ्रैंकेनस्टाइन के विषय वस्तु को इस त्रासदी से जोड़ा है। शैली दर्शाती है कि जन्म अगर सृजन है तो विनाश भी है, जहां राक्षस जीवन के प्राकृतिक चक्र का विकृत दर्पण बन जाता है। इसलिए डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन द्वारा महिमा की खोज में राक्षस प्रकृति के दूषण का प्रतीक है। उसके चरित्र की एक घातक त्रुटि या हेमाटिया है। उसकी ईश्वर परायणता इस पंक्ति में स्पष्ट है। जीवन और मृत्यु मुझे आदर्श सीमाएं जान पड़ती हैं, जिन्हें मुझे तोड़ना है और इस अंधेरी दुनिया पर प्रकाश की वर्षा करनी है। माना कि उसने कुछ विस्मयकारी किया। वो आग से खेला, पर उसने इसकी नैतिक कीमत भी चुकाई। और ये निष्कर्ष पूरे उपन्यास में गूंजता है। जगह जगह आग का उल्लेख तथा प्रकाश और अंधेरे की विषमता दर्शाते बिंब। ये क्षण न सिर्फ प्रमीदियस की आग की चिंगारी इंगित करते हैं, बल्कि अंधेरों को भेदने के लिए क्रांतिकारी विचारों की शक्ति का महत्व भी बताते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका कभी ना गवाएं।